तो फाइनली दोस्तों ब्लैक फ़ोन 2, जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। इसका टीज़र ट्रेलर एक तरह से आउट कर दिया गया है। तो आज हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक हॉरर थ्रिलर फ्रेंचाइज जी, तो पूरी डिटेल मैं आपको बताता हूँ, आगे इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ इस वीडियो में। ब्लैक फ़ोन 2 एक आगामी अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट डेरिक्सन ने किया है और इसे डेरिक्सन और सी. रॉबर्ट कारगिल ने लिखा है, जो दोनों जेसन ब्लम के साथ मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं। यह द ब्लैक फ़ोन 2021 का सीक्वल है, जो बदले में जो हिल की 2004 की लघु कहानी का रूपांतरण है। फिल्म में एथन हॉक, मेसन थेम्स, मेडेलिन मैकग्रॉ, मिगुएल मोरा और जेरेमी डेविस अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए नजर आएंगे, जिसमें डेमियन बिचिर और एरियाना रिवस भी शामिल होंगे। एक ब्लैक फ़ोन 2 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 अक्टूबर 2025 को रिलीज किया जाना है। रालना मेसन टेम्स फिन्नी के रूप में, मैडलीन मैकग्रॉ ग्वेन के रूप में, एथन हॉक ग्रेबर के रूप में, डेमियन बिचिर, मिगुएल मोरा रॉबिन, जेरेमी डेविस टेरेंस के रूप में, एरियाना रिवस, अन्ना लोर 2। उत्पादन जून 2022 में। स्कॉट डेरिक्सन ने कहा कि जो हिल अपनी कहानी के प्रति सुरक्षात्मक थे, लेकिन लेखक ने उन्हें सीक्वल के लिए एक अद्भुत विचार दिया था, जिसे वे पहली फिल्म के सफल होने पर निर्देशित करने के लिए तैयार थे। 3 अगस्त में डेरिक्सन और हिल ने पुष्टि की कि सीक्वल बनाने के लिए स्टूडियो के साथ चर्चा हुई थी। डेरिक्सन ने परियोजना के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में द ब्लैक फ़ोन की वित्तीय सफलता का उल्लेख किया। 4 हिल ने कहा कि सीक्वल लिखने की उनकी प्रेरणा ग्रेबर के मुखौटों की प्रतिष्ठित कल्पना पर आधारित थी। 5 नवंबर 2023 में यह बताया गया कि एथन हॉक, मेसन थेम्स, मेडेलिन मैकग्रॉ, जेरेमी डेविस और मिगुएल कैजरेज मोरा पहली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाएंगे। पटकथा स्कॉट डेरिक्सन और सी. रॉबर्ट कारगिल ने लिखी थी, साथ ही यह जोड़ी सीक्वल में निर्माता के रूप में भी काम कर रही है। 6 दिसंबर में डेरिक्सन को निर्देशक के रूप में लौटने की पुष्टि की गई। 7 सितंबर 2024 में डेमियन बिचिर कलाकारों में शामिल हुए। 1 मिस्टेरियम के कामकाजी शीर्षक के साथ प्रमुख फोटोग्राफी 4 नवंबर 2024 को टोरंटो में शुरू हुई और 15 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाली थी। 8-9 जिसमें पार एम एकबर्ग छायाकार के रूप में काम कर रहे थे। 10 दिसंबर में एरियाना रिवास कलाकारों में शामिल हुई। 11 फिल्मांकन 23 जनवरी 2025 को समाप्त हुआ। 12-13 मुक्त करना ब्लैक फ़ोन 2 को 17 अक्टूबर 2025 को रिलीज किया जाना है। 14 इसे मूल रूप से 27 जून 2025 को रिलीज किया जाना था। स्कॉट डेरिक्सन, जन्म 16 जुलाई 1966, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। उन्हें हॉरर शैली में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज 2005, सिनिस्टर 2012 और द ब्लैक फ़ोन 2021 जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। उन्हें मार्वल कॉमिक्स के चरित्र पर आधारित सुपरहीरो फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2016 के लिए भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन स्कॉट डेरिक्सन कोलोराडो के डेनवर में पले बड़े। उन्होंने बायोला विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र और साहित्य पर जोर देने के साथ मानविकी में बीए और फिल्म पर जोर देने और धर्मशास्त्र में एक मामूली के साथ संचार में बीए के साथ स्नातक किया। उन्होंने यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमा टेलीविजन में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। आजीविका डेरिक्सन की पहली फीचर फिल्म हेलराइजर इन्फर्नो थी, जो लंबे समय से चल रही हेलराइजर फिल्म सीरीज की 5वीं किस्त थी। इसे 2000 में सीधे वीडियो के लिए रिलीज किया गया था। इसके बाद डेरिक्सन और सहलेखक पॉल हैरिस बोर्डमैन ने स्टूडियो के लिए स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग का काम करते हुए कई साल बिताए। मुझे 13 पटकथाएं लिखने या फिर से लिखने के लिए भुगतान किया गया था,
डेरिक्सन ने कहा, उनमें से कोई भी नहीं बनी। मैं अच्छी कमाई कर रहा था, लेकिन मेरी सारी रचनात्मकता को केवल मुट्ठी भर अधिकारियों द्वारा पढ़ा जाता था। इसने मुझे एक तरह की आत्मा की बीमारी पैदा कर दी। 3 डेरिक्सन और बोर्डमैन की कुछ अप्रकाशित स्क्रिप्ट में फ्यूचर टेंस, द मिस्टिक, घोस्टिंग और माइंडबेंडर शामिल है। 4 डेरिक्सन ने द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज का सहलेखन और निर्देशन किया, जो कि एनेलीज मिशेल के बारे में एक सच्ची कहानी पर आधारित थी। 5 इस फिल्म का नाम शिकागो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन की अब तक की सबसे डरावनी 100 फिल्मों की सूची में शामिल था। द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज के लिए थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस सकल दुनिया भर में $144 मिलियन से अधिक था। 6 इसे 32वें सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म का पुरस्कार मिला। 2008 में स्टार कीनू रीव्स के साथ डेरिक्सन ने इसके बाद डेविड स्कारपा द्वारा लिखित द डे द अर्थ स्टूड स्टिल का रीमेक निर्देशित किया, जिसमें कीनू रीव्स और जेनिफर कोनेली ने अभिनय किया था। यह फिल्म 2008 के अंत में रिलीज हुई और इसने दुनिया भर में $233 मिलियन से अधिक की कमाई की। 7 अगस्त 2011 में डेरिक्सन ने निर्माता जेसन ब्लम के साथ मिलकर सिनिस्टर नामक रहस्य हॉरर फिल्म लिखी और निर्देशित की, जिसमें एथन हॉक ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 8.3 मिलियन डॉलर की यह फिल्म 12 अक्टूबर 2012 को समिट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी और इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली थी। 9 सिनिस्टर ने यूएस बॉक्स ऑफिस पर $48 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में $78 मिलियन से अधिक की कमाई की। डेरिक्सन ने फिल्म के सीक्वल का सहलेखन किया, लेकिन निर्देशन नहीं किया। 9 डिलीवर अस फ्रॉम एविल 2014 का निर्माण जेरी ब्रुकहाइमर ने किया था। 10 और यह पूर्व पुलिस सार्जेंट राल्फ सर्ची और लिसा कोलियर कूल द्वारा 2001 में लिखी गई नॉनफिक्शन किताब बिवेयर द नाइट पर आधारित है। इसके मार्केटिंग अभियान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह वास्तविक खातों से प्रेरित थी। इसे 2 जुलाई 2014 को रिलीज किया गया था। 11 और $30 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने $87.9 मिलियन की कमाई की। 2015 वंडरकॉन में डेरिक्सन ने अगली बार मार्वल कॉमिक्स की संपत्ति और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिस्से पर आधारित फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज का निर्देशन किया। इसे नवंबर 2016 में रिलीज किया गया था। 12 यह फिल्म व्यावसायिक और आलोचनात्मक रूप से सफल रही। इसे 43वें सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ कॉमिक टू फिल्म मोशन पिक्चर का पुरस्कार मिला। दिसंबर 2018 में यह घोषणा की गई थी कि डेरिक्सन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नामक डॉक्टर स्ट्रेंज सीक्वल का निर्देशन करेंगे, जिसे मई 2021 में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। 13 जनवरी 2020 में डेरिक्सन ने घोषणा की कि उन्होंने अनिर्दिष्ट रचनात्मक मतभेदों के परिणामस्वरूप निर्देशन कर्तव्यों से दूर हो गए थे, जिसके बाद सैम रेमी ने पदभार संभाला। डेरिक्सन एक कार्यकारी निर्माता के रूप में फिल्म से जुड़े रहे। 14 फिल्म से डेरिक्सन के जाने से उन्हें द ब्लैक फोन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली। 15 2021 में डेरिक्सन ने जो हिल की लघु कहानी द ब्लैक फोन का एक रूपांतरण निर्देशित किया, एक स्क्रिप्ट से जिसे उन्होंने रॉबर्ट कारगिल के साथ सहलिखा था। 16 ब्लमहाउस प्रोडक्शंस और यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा निर्मित द ब्लैक फोन ने डेरिक्सन को एथन हॉक और जेम्स रैनसोन के साथ फिर से जोड़ा और 24 जून 2022 को सकारात्मक समीक्षाओं के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म डेरिक्सन के लिए बहुत ही व्यक्तिगत थी, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि यह 3 साल की चिकित्सा से विकसित हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि यह उनके लिए अपने बचपन की दर्दनाक प्रकृति का पता लगाने का एक तरीका था। 15 इसे 47वें सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा। 17 18 2023 में डेरिक्सन ने हॉरर एंथोलॉजी फिल्म VHS 85 के लिए ड्रीम किल
सेगमेंट का निर्देशन किया। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीमिंग प्रीमियर के लिए फैंगोरिया चेनसॉ पुरस्कार जीता। जून 2024 में डेरिक्सन ने स्काईरांस मीडिया के लिए अपनी अगली फिल्म द गॉर्ज पूरी की। एप्पल टीवी प्लस ने फिल्म के अधिकार हासिल कर लिए हैं। 19 फिल्म में आन्या टेलर जॉय, माइल्स टेलर और सिगोर्नी वीवर शामिल है। 20 द गॉर्ज के बाद डेरिक्सन की अगली फिल्म ब्लैक फोन 2 होगी, जो 17 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी। फिल्मोग्राफी। लघु फिल्म। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक, निर्माता, नोट्स। 1995 खंडहरों में प्यार, हा हा हा, संपादक भी। 2021 शैडो प्रोलर, हा हा, कार्यकारिणी। 2023 ड्रीमकिल, हा हा नहीं, VHS 85 का खंड। किट लेसर के छद्म नाम से कारगिल ने FBI एजेंट विलियम हिगमेयर, एलिजा वुड द्वारा अभिनीत और सीरियल किलर टेड बंडी के साथ उनके संबंधों के बारे में एक बायोपिक लिखी। 17 टेड बंडी के बारे में बहुत सारी फिल्में और बहुत सारे मीडिया बनाए गए हैं, और एक चीज जिसने मुझे बहुत परेशान किया वह यह थी कि यह सब टेड बंडी के मिथक को बेचने और एक तरह से उसका महिमामंडन करने जैसा है, कारगिल ने जॉर्डन गैसपूरे को बताया, जो हॉरर कॉमेडी पॉडकास्ट पॉड ऑफ मैडनेस के होस्ट है। और कहानी में जितना गहराई से आप उतरते हैं, आपको पता चलता है कि यहां रहस्यमय कुछ भी नहीं है, उसके बारे में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। फिल्म को 2021 में नो मैन ऑफ गॉड के रूप में रिलीज किया गया था। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के निर्देशन से डेरिक्सन के हटने से उन्हें द ब्लैक फोन मिला, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे बनाने की योजना उन्होंने और कारगिल ने पहले ही बना ली थी। यह जो हिल की इसी नाम की लघु कहानी का रूपांतरण है। फिल्म का प्रीमियर 25 सितंबर 2021 को फैंटास्टिक फेस्ट में हुआ और इसे यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 24 जून 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। इसने $157.2 मिलियन की कमाई की है और इसके प्रदर्शन और स्रोत सामग्री के प्रति वफादारी के लिए आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई है। इसे जो हिल से प्रशंसा मिली। अक्टूबर 2023 में सीक्वल की आधिकारिक घोषणा यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 27 जून 2025 की निर्धारित रिलीज तिथि के साथ की गई। 18 अगले महीने यह बताया गया कि हॉक, थेम्स, मैकग्रा, डेविस और मोरा सीक्वल में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाएंगे। कारगिल और डेरिक्सन मिलकर द आउटर लिमिट्स की पटकथा भी लिखेंगे, जो 1960 के दशक के इसी नाम के प्रभावशाली टेलीविजन शो पर आधारित फिल्म है। MGM द्वारा निर्मित यह फिल्म क्लासिक शो डेमन विद ए ग्लास हैंड के एक एपिसोड से रूपांतरित की जाएगी। 20 पॉडकास्ट। कारगिल आलोचक ब्रायन सेलिसब्री के साथ फिल्म पॉडकास्ट जंक फूड सिनेमा की सहमेजबानी करते हैं। 21 और लेखक डेविड चेन के साथ लेखन सलाह पॉडकास्ट राइट अलोंग की सह मेजबानी करते हैं। 22 फिल्मोग्राफी। क्रिस्टोफर रॉबर्ट कारगिल, जन्म 8 सितंबर 1975, एक अमेरिकी पटकथा लेखक, उपन्यासकार, पॉडकास्ट होस्ट और पूर्व फिल्म समीक्षक है, जिन्हें छद्म नामों मासाविर्म, आइंट इट कूल न्यूज पर और कार्लाइल spill.com पर के नाम से जाना जाता है। कारगिल वर्तमान में अपनी पत्नी के साथ ऑस्टिन, टेक्सास में रहते हैं। एक उन्हें सिनिस्टर 2012, सिनिस्टर 2 2015, डॉक्टर स्ट्रेंज 2016 और द ब्लैक फोन 2021 फिल्में लिखने के लिए जाना जाता है। वह स्कॉट डेरिक्सन के लगातार लेखन सहयोगी है। प्रारंभिक जीवन। कारगिल का पालन-पोषण एक सैन्य परिवार में हुआ था। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के आसपास के सैन्य ठिकानों पर पले बड़े। लेखन से पहले उन्होंने कई नौकरियां की, जिनमें वीडियो स्टोर क्लर्क और ट्रैवल एजेंट शामिल है। उद्धरण की आवश्यकता है। आजीविका। फिल्म समीक्षक। कारगिल ने अपना पहला लेख 2000 में लिखा था, जब उन्होंने गुरिल्ला फिल्म्स नामक एक वेबसाइट के लिए फिल्म क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन की समीक्षा लिखने के लिए स्वेच्छा से काम किया था।
उनके लेख को 50,000 से अधिक हिट्स की उच्चतम मात्रा प्राप्त हुई, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात थी, जिसने उन्हें और अधिक समीक्षाएं लिखने का काम दिलाया। उद्धरण आवश्यक। गुरिल्ला फिल्म्स के लिए काम करते हुए कारगिल ने एंट इट कूल न्यूज के एरिक वेस्पे साइट पर एके क्विंट के साथ समय बिताना शुरू किया, जिसने उन्हें एंट इट कूल के इंडी कॉलम पर नौकरी दिलाई, जो पहले छोड़ी गई पोस्ट थी। 2. उन्होंने मई 2001 में मासाविर्म नाम से एंट इट कूल न्यूज के लिए लिखना शुरू किया। 3. ब्लॉग के लिए उनकी पहली समीक्षा जॉन फेवरू की फिल्म मेड की थी। 3. एक ब्लॉगिंग आलोचक के रूप में अपने काम के दौरान कारगिल विभिन्न निर्देशकों से मिले, जिसके कारण कभी-कभी स्वतंत्र प्रस्तुतियों में छोटी भूमिकाएं मिलीं। 4. 2011 में उन्होंने स्लैकरवुड के साथ जॉर्डन गैस्पूरे को बताया कि फिल्म उद्योग में लोगों के साथ उनके संबंधों के कारण फिल्म समीक्षा लिखना कठिन से कठिन होता जा रहा। फिल्म के बारे में निष्पक्ष रूप से लिखना मुश्किल है, क्योंकि लोगों को यह महसूस नहीं होता कि आप पक्षपात कर रहे हैं। 3. एंट इट कूल न्यूज के लिए अपने काम और spill.com के साथ अपनी भागीदारी के अलावा उन्होंने film.com, पांच और hollywood.com, वह साइट जो spill.com की मालिक थी, के लिए भी फ्रीलांस काम किया। 1. उपन्यासकार। मैं प्रत्येक फिल्म को कक्षाओं का एक और दिन तथा समीक्षा लिखना गृहकार्य मानता था, तथा इंटरनेट पर गंदी टिप्पणियां लिखने वाले सभी लोगों द्वारा इसकी ग्रेडिंग की जाती थी। सी. रॉबर्ट कारगिल। 4. छोटी उम्र से ही फिक्शन लेखक बनने की चाहत रखने वाले कारगिल ने हर फिल्म की समीक्षा और उसके फीडबैक को सीखने के अनुभव के रूप में देखा। ऑस्टिन क्रॉनिकल के साथ एक साक्षात्कार के अनुसार उन्होंने इसकी तुलना एक कठिन, अंतहीन क्रैश कोर्स से की, शायद एक मास्टर क्लास भी, जो यह बताता है कि कहानी में क्या काम करता है और क्या नहीं। 4. 26 फरवरी 2013 को कारगिल ने अपना पहला उपन्यास ड्रीम्स एंड शैडोज जारी किया, जो लोककथाओं और पौराणिक कथाओं की एक शहरी काल्पनिक कहानी है, जो बचपन से वयस्कता तक 3 आधुनिक पात्रों का भी अनुसरण करती है। 7. बाद के उपन्यासों में सी ऑफ रस्ट और डे जीरो शामिल थे। पटकथा लेखक। उनकी पहली फिल्म का विचार तब साकार हुआ जब वे लास वेगास के एक बार में एक प्रशंसक और मित्र स्कॉट डेरिक्सन से मिले, जहां उन्होंने सिनिस्टर के लिए अपना विचार पेश किया। डेरिक्सन ने इस अवधारणा में बहुत रुचि दिखाते हुए निर्माता जेसन ब्लम से संपर्क किया, जिन्हें विशेष रूप से अवधारणा की सादगी पसंद आई और इसे किसी और द्वारा बनाए जाने से पहले जितनी जल्दी हो सके बनाने की आवश्यकता को समझा। फिल्म की शूटिंग सितंबर 2011 में शुरू हुई, 2 के 6 महीने बाद, और पहली बार साउथ बाय साउथवेस्ट में प्रदर्शित की गई। film.com के साथ एक साक्षात्कार में कारगिल ने कहा कि उनकी सफलता और उनके नए करियर पथ के प्रति समर्पण के कारण एक फिल्म समीक्षक के रूप में उनके दिन फिलहाल खत्म हो गए हैं। मैं कभी कभार आकर समीक्षा लिख सकता हूं, लेकिन जब से मैं बच्चा था, मैं एक फिक्शन लेखक बनना चाहता था, और अब मेरे पास दोनों प्रारूपों में ऐसा करने का मौका है, जिनसे मैं प्यार करता हूं। 2. सिनिस्टर को कई लोगों द्वारा स्नफ फिल्म खंडों, निर्देशन, छायांकन, वातावरण और अभिनय की प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था। यह $3 मिलियन के बजट पर $87 मिलियन से अधिक की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। कारगिल और डेरिक्सन दोनों सिनिस्टर 2, 2015 के लिए लेखक के रूप में लौटे, जिसे सियारन फॉय ने निर्देशित किया था। 8. अपने पूर्ववर्ती के विपरीत, सीक्वल की आलोचनात्मक रूप से आलोचना की गई थी। कई आलोचनाएं जंप डरावने क्लिच, कहानी और अत्यधिक हिंसा और खून खराबे के अत्यधिक उपयोग के उद्देश्य से थीं। कारगिल और डेरिक्सन डेस एक्स वीडियो गेम के मूवी रूपांतरण पर काम कर रहे थे। 9. 10. केविन फीगे ने उन्हें 2014 में डॉक्टर स्ट्रेंज के फिल्म रूपांतरण पर काम करने के लिए काम पर रखा, जिसके बाद दोनों ने इस परियोजना को छोड़ दिया। डेरिक्सन और जॉन स्पेहत्स के साथ कारगिल ने मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज 2016
की स्क्रिप्ट पर काम किया। 13 फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय, विशेष प्रभाव और संगीत स्कोर की प्रशंसा की गई। इसने दुनिया भर में $677 मिलियन से अधिक की कमाई की। कारगिल और डेरिक्सन को डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए वापस आना था, लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। 14 उनके जाने के बाद सैम रेमी को इस प्रोजेक्ट को संभालने के लिए रखा गया। 15 हाल ही में डेरिक्सन और कारगिल की लेखन जोड़ी ने ब्लमहाउस टेलीविजन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 जोसेफ हिलस्ट्रॉम किंग, जन्म 4 जून 1972, जिन्हें पेन नाम जो हिल से बेहतर जाना जाता है, एक अमेरिकी लेखक है। उनके काम में उपन्यास हार्ट शेप्ड बॉक्स 2007, हॉर्न्स 2010, एनओएस 4A2 2013, द फायरमैन 2016 और किंग सोरो 2025, लघु कहानी संग्रह 20वीं सेंचुरी घोस्ट्स 2005 और स्ट्रेंज वेदर 2017 और कॉमिक बुक सीरीज लो के एंड की 2008 से 2013 शामिल है। पुरस्कारों में शामिल है ब्रैम स्टोकर पुरस्कार, ब्रिटिश फैंटेसी पुरस्कार और एक आइजन पुरस्कार। प्रारंभिक जीवन। जो हिल का जन्म 1972 में लेखक तबीथा किंग, नीस प्रूस और स्टीफन किंग के घर हुआ था। उनका जन्म और पालन पोषण बांगोर, मेन में हुआ। उनके छोटे भाई ओवेन किंग भी एक लेखक है और उनकी बड़ी बहन नाओमी किंग एक यूनिटेरियन मंत्री है। 9 साल की उम्र में वह 1982 की फिल्म क्रीपशो में दिखाई दिए। 3 जिसका निर्देशन जॉर्ज ए रोमेरो ने किया था, जिसमें उनके सहकलाकार थे और जिसे उनके पिता ने लिखा था। 4 आजीविका। हिल ने 1997 में अपने पेशेवर उपनाम के लिए अपने मध्य नाम के संक्षिप्त रूप का उपयोग करना चुना। दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले और सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले जीवित उपन्यासकारों में से एक के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी योग्यता के आधार पर सफल होने की इच्छा से। स्वतंत्र सफलता की एक हद तक प्राप्ति के बाद हिल ने 2007 में अपनी पहचान की सार्वजनिक रूप से पुष्टि की, जिस साल उनका पहला उपन्यास आया। पिछले साल वैरायटी में एक लेख में उनकी पहचान की सूचना दी गई थी। 5-6 हिल रे ब्रैडबरी फेलोशिप के प्राप्तकर्ता है। 7 उन्हें 2006 में सर्वश्रेष्ठ नए फंतासी लेखक के लिए विलियम एल क्रॉफर्ड पुरस्कार, 7-8 1999 में बेटर देन होम के लिए ए कोपर्ड लॉन्ग फिक्शन पुरस्कार, 9 और 2006 का वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड स्वैच्छिक प्रतिबद्धता के लिए नोवेला भी मिला है। उनकी कहानियां कई तरह की पत्रिकाओं में छपी है, जैसे सबटेरियन मैगजीन, पोस्टस्क्रिप्ट और द हाई प्लेन्स लिटरेरी रिव्यू, और कई संकलनों में, जिनमें द मैमथ बुक ऑफ बेस्ट न्यू हॉरर, संपादक स्टीफन जोन्स, और द ईयर्स बेस्ट फैंटेसी एंड हॉरर, संपादक एलेन डाटलो, केली लिंक और गैविन ग्रांट शामिल है। हिल की पहली पुस्तक, सीमित संस्करण संग्रह 20वीं सदी के भूत, पीएस पब्लिशिंग द्वारा 2005 में प्रकाशित, उनकी 14 लघु कहानियों को प्रदर्शित करता है और सर्वश्रेष्ठ फिक्शन संग्रह के लिए ब्रैम स्टोकर पुरस्कार जीता। 10 साथ ही सर्वश्रेष्ठ संग्रह के लिए ब्रिटिश फैंटेसी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ नई हॉरर के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु कहानी। 11 अक्टूबर 2007 में हिल के मुख्यधारा के यूएस और यूके के प्रकाशकों ने 20वीं सदी के भूत को 2005 के स्लिपकेस्ट संस्करणों में प्रकाशित एक्स्ट्रा के बिना पुनर्मुद्रित किया, लेकिन एक नई कहानी शामिल की। मार्च 2007 में एक किताब की दुकान पर किताब पढ़ते हुए हिल का पहला उपन्यास हार्ट शेप्ड बॉक्स फरवरी 2007 में विलियम मोरो बटा हार्पर कॉलिंस द्वारा और अगले महीने यूके में विक्टर गोलान्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह उपन्यास 1 अप्रैल 2007 को न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर सूची में 8वें स्थान पर पहुंच गया। 12 सितंबर 2007 में 31वें फैंटेसीकॉन में ब्रिटिश फैंटेसी सोसाइटी ने हिल को पहली बार सिडनी जे. बाउंड्स बेस्ट न्यूकमर अवार्ड से सम्मानित किया। 11 2008 में
हिल की कॉमिक बुक श्रृंखला लो के एंड की रिलीज हुई। पहला अंक 20 फरवरी 2008 को जारी किया गया, जिसका प्रारंभिक प्रकाशन एक दिन में ही बिक गया। 13 सप्टेरियन प्रेस से सीमित रूप में श्रृंखला का एक संग्रह घोषित होने के 24 घंटे के भीतर बिक गया। 14 हिल का दूसरा उपन्यास हॉर्न्स फरवरी 2010 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास पर आधारित एक फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन एलेक्जेंडर अजा ने किया था और इसमें डैनियल रेडक्लिफ और जूनो टेम्पल ने अभिनय किया था। 15 एनओएस 4A2 उनका तीसरा उपन्यास अप्रैल 2013 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में 5वें नंबर पर पहुंच गया। हिल का चौथा उपन्यास द फायरमैन मई 2016 में जारी किया गया था। इसने न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में नंबर 1 पर प्रवेश किया, जिससे यह उनका सर्वोच्च रैंक वाला उपन्यास बन गया। 2019 में उनके पिता स्टीफन किंग के साथ सहलिखित इन द टॉल ग्रास को नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म के रूप में रिलीज किया गया था। नेटफ्लिक्स द्वारा ही लॉक एंड की टीवी सीरीज के लिए फिल्मांकन जनवरी 2019 के मध्य में शुरू हुआ और पहला सीजन फरवरी 2020 में प्रसारित हुआ। 16 एएमसी ने जुलाई 2019 में एनओएस 4A2 की एक टीवी सीरीज का प्रसारण शुरू किया। सितंबर 2019 में रिलीज हुए क्रीपशो के पहले सीजन में हिल की लघु कहानी बाय द सिल्वर वाटर्स ऑफ लेक चैम्पलेन का रूपांतरण दिखाया गया। 17 जून 2019 में डीसी कॉमिक्स की घोषणा के बाद कि वह अपने वर्टिगो कॉमिक्स छाप के प्रकाशन को निलंबित कर देगा, उन्होंने घोषणा की कि हिल एक नई हॉरर लाइन हिल हाउस कॉमिक्स के लिए लेखन की देखरेख और साझा करेंगे। 18 जिस पर हिल ने 2017 में संपादक मार्क डॉयल के साथ चर्चा शुरू कर दी है। इस लाइन का मूल रूप से वर्टिगो फॉल शीर्षक होना था, फिर जो हिल का वर्टिगो फॉल, जिसे इसका अंतिम नाम दिया गया। 19 हिल की अप्रकाशित कृतियों में उनके पिता के साथ आंशिक रूप से पूरी की गई एक कहानी बट ओनली डार्कनेस लव्स मी है, जो मेन के ओरोनो में यूनिवर्सिटी ऑफ मेन के रेमंड एच फोगलर लाइब्रेरी के विशेष संग्रह इकाई में स्टीफन किंग के कागजात के साथ रखी गई है। 20 व्यक्तिगत जीवन 1999 में जो हिल ने लिनोरा लेग्रैंड से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात वासर कॉलेज में हुई थी। उनके 3 बच्चे हैं। 2010 में इस जोड़े का तलाक हो गया। 2018 में उन्होंने ब्रिटिश प्रकाशक गिलियन रेडफर्न से शादी की। 21 उनके जुड़वा बच्चे 2022 में पैदा हुए। सितंबर 2014 में हॉक की पहली डॉक्यूमेंट्री सीमोर एन इंट्रोडक्शन टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF में दिखाई गई, जिसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए TIFF के पीपुल्स चॉइस अवार्ड में दूसरा रनरअप जीता। 106 एक डिनर पार्टी के बाद कल्पना की गई जिसमें हॉक और बर्नस्टीन दोनों मौजूद थे। यह फिल्म शास्त्रीय संगीतकार सीमोर बर्नस्टीन की एक प्रोफाइल है, जिन्होंने बताया कि भले ही वह आमतौर पर एक बहुत ही निजी व्यक्ति है, लेकिन वह हॉक के निर्देशन के अनुरोध को अस्वीकार करने में असमर्थ थे क्योंकि वह बहुत प्यारे हैं। बर्नस्टीन और हॉक ने फिल्मांकन प्रक्रिया के माध्यम से दोस्ती विकसित की और शास्त्रीय पियानो वादक ने हॉक के थिएटर समूहों में से एक के लिए प्रदर्शन किया। 107 फिल्म को मार्च 2015 में गर्मजोशी से स्वागत के साथ रिलीज किया गया था। 108 हॉक की 2 फिल्मों का 2015 TIFF में प्रीमियर हुआ, दोनों को ही अनुकूल समीक्षा मिली। 110 111 रॉबर्ट बुड्रेव की ड्रामा फिल्म बॉर्न टू बी ब्लू में उन्होंने जैज संगीतकार चेट बेकर की भूमिका निभाई। 112 यह फिल्म 1960 के दशक के अंत में सेट की गई है और हेरोइन की लत से ग्रस्त संगीतकार के अशांत करियर की वापसी पर केंद्रित है। 113 बेकर का उनका चित्रण काफी पसंद किया गया। रोलिंग स्टोन ने नोट किया कि सब कुछ जो एथन हॉक को एक असाधारण अभिनेता बनाता है, उनकी ऊर्जा, उनकी सहानुभूति, एक चरित्र के गहरे रहस्यों को तलाशने की उनकी निडर, घमंडमुक्त उत्सुकता बॉर्न टू बी ब्लू में देखने को मिलती है। 114
रेबेका मिलर की रोमांटिक कॉमेडी मैगीज प्लान 115। उस वर्ष उनकी अन्य फिल्मों में आने वाली उम्र की ड्रामा 10,000 सेंट्स और एम्मा वाटसन के साथ मनोवैज्ञानिक थ्रिलर रिग्रेशन शामिल थीं। नवंबर 2015 में हॉक ने अपना तीसरा उपन्यास रूल्स फॉर ए नाइट प्रकाशित किया, जो जीवन में नैतिक मूल्यों के बारे में एक पिता द्वारा अपने 4 बच्चों को लिखे गए पत्र के रूप में था। 116। 2016 में हॉक ने टी वेस्ट की वेस्टर्न फिल्म इन ए वैली ऑफ वायलेंस में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक ऐसे आवारा की भूमिका निभाई जो अपने मार्शल जॉन ट्रेवोल्टा द्वारा नियंत्रित एक छोटे से शहर में बदला लेना चाहता है। 117। इसके बाद उन्होंने लगातार 2 अप्रिय चरित्रों को चित्रित किया, पहले द फेनोम में एक प्रतिभाशाली युवा बेसबॉल खिलाड़ी के अपमानजनक पिता के रूप में, फिर मॉडी में मॉर लुइस सैली हॉकिंस द्वारा अभिनीत के कठोर पति के रूप में। जबकि कुछ आलोचकों ने उनके अप्रत्याशित मोड़ की प्रशंसा की। 118। 119। अन्य लोगों ने महसूस किया कि हॉक को एक क्रूर व्यक्ति के रूप में गलत तरीके से कास्ट किया गया था। 120। उन्होंने ट्रेनिंग डे के निर्देशक एंटोनी फुकुआ और अभिनेता डेंजेल वाशिंगटन के साथ द मैग्निफिसेंट सेवन 2016। 121। 7 जून को उनकी चौथी पुस्तक इन देह ए स्टोरी ऑफ द अपाचे वॉर्स, एक ग्राफिक उपन्यास जिसे उन्होंने कलाकार ग्रेग रूथ के साथ लिखा था, जारी किया गया। 122। 2017 में हॉक ल्यूक बेसन की साइंस फिक्शन फिल्म वेलेरियन एंड द सिटी ऑफ ए थाउजेंड प्लैनेट में एक कैमियो भूमिका में दिखाई दिए। 123। और पॉल श्रेडर की ड्रामा फिल्म फर्स्ट रिफॉर्म्ड में अभिनय किया। एक पूर्व सैन्य पादरी के रूप में अपने बेटे के नुकसान से प्रताड़ित होकर उसने सशस्त्र बलों में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया और आसन प्रलयकारी जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया। फिल्म का प्रीमियर 2017 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सकारात्मक स्वागत के साथ हुआ। 124। 125। 2018 में हॉक की 2 फिल्मों का प्रीमियर 2018 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 126। जूलियट नेकेड में निक हॉर्नबी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित एक रोमांटिक कॉमेडी। वह एक अस्पष्ट रॉक संगीतकार के रूप में दिखाई दिए, जिनके नामांकित एल्बम ने कथानक को गति प्रदान की। 127। उनकी तीसरी फीचर फिल्म ब्लेज, जो कि अल्पज्ञात देश के संगीतकार ब्लेज फोले के जीवन पर आधारित है, को महोत्सव के मुख्य प्रतियोगिता खंड में चुना गया था। 128। इसके अलावा हॉक ने बुड्रेव की क्राइम थ्रिलर स्टॉकहोम में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 2018 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 129। हॉक 2019 के वेस्टर्न ड्रामा द किड में थे, जिसका निर्देशन विंसेंट डीनफ्रियो ने किया था। 130। 2020 का दशक निरंतर कार्य 52 वर्षीय एक कोकेशियाई पुरुष, टोपी पहने हुए, भूरे बाल, भूरे रंग की दाढ़ी, भूरे रंग की जैकेट, हल्के नीले रंग की शर्ट और सफेद अंडरशर्ट पहने हुए तथा गहरी भूरी आंखें। हॉक 2022 पीबॉडी अवार्ड्स के प्रस्तुतकर्ता के रूप में। 2019 में हॉक और जेसन ब्लम ने द गुड लॉर्ड बर्ड पुस्तक को उसी नाम पर आधारित मिनी सीरीज में रूपांतरित किया, जिसका प्रीमियर 4 अक्टूबर 2020 को शोटाइम पर हुआ। 131, 132, 133, 134। वह डेविड डिग्स, एलर कोलट्रेन के साथ उन्मूलनवादी जॉन ब्राउन की भूमिका निभाते हैं और इसमें माया हॉक की उपस्थिति भी शामिल है। 2020 की जीवनी फिल्म टेस्ला में वह शीर्षक चरित्र, आविष्कारक और इंजीनियर निकोला टेस्ला की भूमिका निभाते हैं। उनका तीसरा उपन्यास ए ब्राइट रे ऑफ डार्कनेस फरवरी 2021 में प्रकाशित हुआ था। 135। 2022 में हॉक ने मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग श्रृंखला मून नाइट में मुख्य खलनायक आर्थर हैरो की भूमिका निभाई। 136। और ब्लमहाउस फीचर द ब्लैक फोन में बच्चों के सीरियल किलर द ग्रैबर की भूमिका निभाई। बाद वाले ने ब्लमहाउस के साथ हॉक के नवे सहयोग को चिह्नित किया। 137। उस वर्ष भी वह रॉबर्ट एगर्स की द नॉर्थमैन में दिखाई दिए, जो 10वीं शताब्दी का वाइकिंग महाकाव्य था, जिसे आयरलैंड में फिल्माया गया था, जिसमें निकोल किडमैन,
अन्य टेलर जॉय और विलेम डेफो थे। 138, 139, 2022 में पॉल न्यूमैन और जोआन वुडवर्ड पर हॉक की 6 भाग की जीवनी संबंधी डॉक्यूमेंट्री द लास्ट मूवी स्टार्स HBO मैक्स पर प्रसारित की गई थी। 140 हॉक ने एनिमेटेड बच्चों की टेलीविजन सीरीज बैटलफील्ड्स में ब्रूस वेन बैटमैन की आवाज भी दी। 141 स्टेज कैरियर 2010 बिफोर मिडनाइट बॉयहुड फर्स्ट रिफॉर्म्ड 2010 में हॉक ने साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म डेब्रेकर्स में एक वैम्पायर हेमेटोलॉजिस्ट की भूमिका निभाई। 82 ऑस्ट्रेलिया में स्पाइरिक भाइयों के साथ फिल्माए गए इस फीचर को उचित समीक्षा मिली 83 और इसने दुनिया भर में 51 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। 21 उनकी अगली भूमिका एंटोनी फुकुआ की ब्रुकलिन फाइनेस्ट में एक भ्रष्ट नारकोटिक्स अधिकारी की थी। 84 मार्च में फिल्म की शुरुआत औसत दर्जे की प्रतिक्रिया के साथ हुई। 85 फिर भी उनके प्रदर्शन को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। न्यूयॉर्क डेली न्यूज ने निष्कर्ष निकाला हॉक 20 साल पहले किसी ने भी उनसे जो भविष्यवाणी की थी उससे कहीं अधिक मजबूत, अधिक गहन अभिनय की ओर विकास जारी रखते हुए फिल्म को आगे बढ़ाते हैं। 84, 86 इसके बाद उन्होंने पावेल पावलिकोव्स्की की द वुमन इन द फिफ्थ में क्रिस्टिन स्कॉट थॉमस के साथ अभिनय किया, जो पेरिस में अपने जीवन के पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे एक अमेरिकी उपन्यासकार के बारे में एक रसीला पहेली था। 87, 88 2012 में हॉक ने स्कॉट डेरिक्सन की सिनिस्टर में एक सच्चे अपराध लेखक की भूमिका निभाकर पहली बार हॉरर शैली में प्रवेश किया, जिसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 87 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। यह फिल्म नए दशक की शुरुआत के बाद हॉक के लिए अत्यधिक लाभदायक फिल्मों की श्रृंखला में पहली थी। 89 सिनिस्टर के यूएस उद्घाटन से पहले सप्ताह में हॉक ने समझाया कि वह पहले हॉरर से दूर हो गए थे क्योंकि सफलता के लिए हमेशा अच्छे अभिनय की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि सिनिस्टर के निर्माता जेसन ब्लम, जिन्होंने पहले हॉक के साथ एक थिएटर कंपनी चलाई थी, ने चरित्र और निर्देशक के आधार पर अभिनेता को प्रस्ताव दिया। जब मैं छोटा था तो मैं जेसन ब्लम नामक एक व्यक्ति के साथ एक थिएटर कंपनी चलाता था और उसे हॉरर फिल्में बहुत पसंद थीं और उसने पैरानॉर्मल एक्टिविटी के साथ अपनी खुद की छोटी उपशैली बनाई और वह मुझसे इस बारे में बात करने की कोशिश करता रहा कि मुझे इस पूरी शैली से कैसे प्यार करना चाहिए। और मैंने उससे कहा, मेरे पास कभी भी कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं थी जिसमें वास्तव में एक बेहतरीन किरदार और एक वास्तविक फिल्म निर्माता जुड़ा हो जिसमें मेरी रुचि हो, इसलिए उसने मुझे इसमें शामिल कर लिया। 31 एक कोकेशियाई पुरुष जिसके बाल सफेद हो चुके हैं, उसने काला ओवरकोट पहना हुआ है। फोटो में ग्रे सूट का कॉलर दिखाई दे रहा है, साथ में सफेद शर्ट और गहरे भूरे रंग की टाई भी है। हॉक फरवरी 2013 में बर्लिन, जर्मनी में बिफोर मिडनाइट के प्रीमियर पर। 2013 के दौरान हॉक ने अलग अलग शैलियों की 3 फिल्मों में अभिनय किया। बिफोर मिडनाइट, बिफोर सीरीज की तीसरी किस्त, ने हॉक को डेलपी और लिंकलेटर के साथ फिर से जोड़ा। 90 अपने पूर्ववर्तियों की तरह फिल्म ने काफी हद तक आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की। 91 वैरायटी ने लिखा कि आधुनिक युग के महान मूवी रोमांस में से एक बिफोर मिडनाइट में अपनी सबसे समृद्ध और पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त करता है, और होटल के कमरे में दृश्य को अभिनेताओं की पुस्तिका के लिए एक कहा। 92 फिल्म ने सहलेख को हॉक, लिंकलेटर और डेलपी को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए एक और अकादमी पुरस्कार नामांकन दिलाया। 93 हॉक ने इसके बाद हॉरर थ्रिलर द पर्ज में अभिनय किया, जो एक अमेरिकी भविष्य के बारे में है जहां साल में एक रात के लिए अपराध कानूनी है। मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद 94 फिल्म ने $34 मिलियन की शुरुआत के साथ सप्ताहांत बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया, जो हॉक के करियर की सबसे बड़ी शुरुआत थी। 95 हॉक की 2013 की तीसरी फिल्म एक्शन थ्रिलर गेटवे थी, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही। 96 97 लिंकलेटर की बॉयहुड,
जो 12 वर्षों के दौरान शूट की गई फिल्म है, की रिलीज 2014 के मध्य में हुई। 98 यह 6 से 18 वर्ष की आयु के एक अमेरिकी लड़के के जीवन का अनुसरण करती है, जिसमें हॉक नायक के पिता की भूमिका निभाते हैं। यह फिल्म 2014 की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा वाली फिल्म बन गई और इसे कई आलोचक संघों द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम दिया गया। 99 हॉक ने एक साक्षात्कार में कहा कि यह ध्यान उनके लिए आश्चर्य की बात थी। जब वह पहली बार लिंकलेटर के प्रोजेक्ट से जुड़े तो यह एक उचित फिल्म की तरह नहीं लगा और यह एक कट्टरपंथी 60 के दशक की फिल्म प्रयोग या कुछ और जैसा था। 101 अगले पुरस्कार सत्र में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 100 इसने हॉक को कई पुरस्कार नामांकन भी दिलाए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब और एसएजी पुरस्कार शामिल है। 100 हॉक ने अगली बार स्पायरिग भाइयों के साथ फिर से साइंस फिक्शन थ्रिलर प्रिडेस्टिनेशन पर काम किया, जिसमें हॉक अपने अंतिम काम पर एक समयात्रा करने वाले एजेंट की भूमिका निभाते हैं। 2014 के एसएक्सएसडब्ल्यू फिल्म फेस्टिवल में अपने प्रीमियर के बाद फिल्म अगस्त 2014 में ऑस्ट्रेलिया में और जनवरी 2015 में अमेरिका में रिलीज हुई थी। 102 फिल्म को काफी हद तक सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए एएसीटीए पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 103 104 इसके बाद वह गुड किल के लिए अपने गट्टाका निर्देशक एंड्रयू निकोल के साथ फिर से जुड़े। इस आधुनिक युद्ध फिल्म में हॉक ने परेशान विवेक वाले एक ड्रोन पायलट की भूमिका निभाई, जिसके कारण द हॉलीवुड रिपोर्टर ने इसे वर्षों में उनकी सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन भूमिका कहा। 105 हॉक की अगली फिल्म भूमिका माइकल अल्मेरेडा की 2000 की फिल्म हैमलेट में थी, जिसमें उन्होंने शीर्षक चरित्र निभाया था। फिल्म ने प्रसिद्ध विलियम शेक्सपियर के नाटक को समकालीन न्यूयॉर्क शहर में स्थानांतरित कर दिया, एक तकनीक जिसे हॉक ने नाटक को और अधिक सुलभ और महत्वपूर्ण बना दिया। 44 सैलून समीक्षक ने लिखा, हॉक निश्चित रूप से जीवित स्मृति का सबसे बड़ा हैमलेट नहीं है, लेकिन उसका प्रदर्शन शेक्सपियर के सबसे महान चरित्र के रूप में हैमलेट की जगह को मजबूत करता है, और इस अर्थ में वह उन अभिनेताओं की लंबी कतार में खुद को अधिक रखता है जिन्होंने यह भूमिका निभाई है। 45 2001 में हॉक 2 और लिंकलेटर फिल्मों में दिखाई दिए, वेकिंग लाइफ और टेप दोनों को समीक्षकों ने सराहा। 46 47 एनिमेटेड वेकिंग लाइफ। 48 स्टीफन बेलबर के एक नाटक पर आधारित रियल टाइम ड्रामा टेप पूरी तरह से एक मोटल के कमरे में होता है, जिसमें हॉक, रॉबर्ट सीन लियोनार्ड और उमा थुरमन द्वारा निभाए गए 3 किरदार होते हैं। 49 हॉक ने टेप को अपना पहला वयस्क प्रदर्शन माना। 50 एक ऐसा प्रदर्शन जिसकी एबर्ट ने शारीरिक और मौखिक अभिनय दोनों में महारत दिखाने के लिए सराहना की। 51 हॉक की अगली भूमिका और जिसके लिए उन्हें पर्याप्त आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, वह ट्रेनिंग डे 2001 में आई। हॉक ने लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग के नारकोटिक्स जासूसों की एक जोड़ी में से एक के रूप में डेनजल वाशिंगटन के साथ नौसिखिए पुलिस अधिकारी जेक होयट की भूमिका निभाई, जो दक्षिण लॉस एंजिल्स के गिरोह के इलाकों में 24 घंटे बिताते हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जिसने दुनिया भर में $104 मिलियन कमाए और आम तौर पर अनुकूल समीक्षा प्राप्त की। 21 वैरायटी ने लिखा कि हॉक अपनी भूमिका में उत्साही और चालाकी भरे अंदाज जोड़ते हैं, जो उन्हें विकट परिस्थितियों में भी सम्मानजनक तरीके से अपनी पकड़ बनाए रखने की अनुमति देते हैं। 53 CNN के पॉल क्लिंटन ने बताया कि हॉक का प्रदर्शन एक किंवदंती वाशिंगटन के साथ पैर से पैर मिलाते हुए एक हिरन जैसी आंखों वाले नौसिखिए के रूप में पूरी तरह विश्वसनीय था। 14 उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड और अकादमी पुरस्कार नामांकन दिलाया। 55 हल्के भूरे बालों वाले कोकेशियान पुरुष की क्लोजअप तस्वीर।
तस्वीर में सफेद शर्ट का कॉलर दिख रहा है, साथ में काली जैकेट और काली टाई भी है। 2007 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हॉक ने 2000 के दशक की शुरुआत में अभिनय से दूर कई परियोजनाओं पर काम किया। उन्होंने चेल्सी वॉल्स 2002 के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जो न्यूयॉर्क शहर के प्रसिद्ध चेल्सी होटल में रहने वाले 5 संघर्षशील कलाकारों के बारे में एक स्वतंत्र नाटक था। 57 फिल्म आलोचनात्मक और वित्तीय रूप से असफल रही। 58 एक दूसरा उपन्यास 2002 का ऐश वेडन्सडे बेहतर तरीके से प्राप्त हुआ और न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में शामिल हुआ। 59 एक अवॉल सैनिक और उसकी गर्भवती प्रेमिका की कहानी। 14 उपन्यास ने आलोचनात्मक प्रशंसा आकर्षित की। गार्जियन ने इसे तीक्ष्ण और मार्मिक ढंग से लिखा, एक बैठे बैठे पढ़ने के लिए गहन बनाता है, कहा। 60 न्यूयॉर्क टाइम्स ने नोट किया कि पुस्तक में हॉक ने एक उपन्यासकार के जन्मजात उपहार, एक तेज आंख। 61 2003 में हॉक ने टेलीविजन पर उपस्थिति दर्ज कराई, टेलीविजन सीरीज एलियास के दूसरे सीजन में अतिथि भूमिका निभाई, जहां उन्होंने एक रहस्यमय CIA एजेंट की भूमिका निभाई। 62 2004 में हॉक ने फिल्म में वापसी की और 2 फीचर फिल्मों टेकिंग लाइव्स और बिफोर सनसेट में अभिनय किया। रिलीज होने पर टेकिंग लाइव्स को व्यापक रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली। 63 लेकिन हॉक के प्रदर्शन को आलोचकों ने पसंद किया। स्टार ट्रिब्यून ने नोट किया कि वह एक जटिल चरित्र को प्रेरक रूप से निभाता है। 64 बिफोर सनसेट हॉक, लिंकलेटर और डेल्पी द्वारा सहलिखित बिफोर सनराइज 1995 की अगली कड़ी बहुत अधिक सफल रही। 65 हार्टफोर्ड कोर्टेंट ने लिखा कि 3 सहयोगी जेसी और सेलिन को इंद्रधनुषी और ताजा रखते हैं, जो सभी रोमांटिक फिल्म जोरों में से एक सबसे रमणीय और आगे बढ़ने वाला है। 66 हॉक ने इसे अपनी पसंदीदा फिल्मों में से एक कहा, यथार्थवादियों के लिए रोमांस। 67 बिफोर सनसेट को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। हॉक का पहला पटकथा लेखन ऑस्कर नामांकन। 69 हॉक ने 2005 की एक्शन थ्रिलर असॉल्ट ऑन प्रीसिंक्ट 13 में अभिनय किया, जो जॉन कारपेंटर की 1976 की इसी शीर्षक वाली फिल्म का एक ढीला रीमेक था, जिसमें एक अपडेटेड प्लॉट था। फिल्म को अस्पष्ट समीक्षा मिली। कुछ आलोचकों ने फिल्म के डार्क स्विफ्ट फील की प्रशंसा की, जबकि अन्य ने इसकी तुलना जॉन कारपेंटर की मूल से प्रतिकूल रूप से की। 70 हॉक उस वर्ष राजनीतिक अपराध थ्रिलर लॉर्ड ऑफ वॉर में भी दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने निकोलस केज द्वारा निभाए गए एक हथियार डीलर का पीछा करने वाले एक इंटरपोल एजेंट की भूमिका निभाई थी। 71 2006 में हॉक को एरिक श्लोसर की सर्वश्रेष्ठ बिक्री वाली 2001 की किताब पर आधारित रिचर्ड लिंकलेटर द्वारा निर्देशित फास्ट फूड नेशन में सहायक भूमिका में लिया गया। 73 2007 में हॉक ने फिलिप सीमोर हॉफमैन, मारिसा टोमेई और अल्बर्ट फिन्नी के साथ क्राइम ड्रामा बिफोर द डेविल नोज यू आर डेड में अभिनय किया। 74 सिडनी ल्यूमेट के अंतिम काम, फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली। 75 USA टुडे ने हॉक और हॉफमैन के प्रदर्शन को उत्कृष्ट बताते हुए इसे बेहद मनोरंजक कहा। 76 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने हॉक के प्रदर्शन की प्रशंसा की, यह देखते हुए कि वह नुकसान का एक भयावह चित्रण बनाने के लिए गहरी खुदाई करता है। 77 अगले वर्ष हॉक ने मार्क रफालो के साथ क्राइम ड्रामा व्हाट डजंट किल यू में अभिनय किया। अनुकूल स्वागत के बावजूद 78 79 2009 में हॉक 2 फीचर फिल्मों में दिखाई दिए, न्यूयॉर्क, आई लव यू, 12 लघु फिल्मों वाली एक रोमांस फिल्म, 80 और स्टेटन आइलैंड, एक अपराध ड्रामा जिसमें विंसेंट डीनफ्रियो और सीमोर कैसल सहकलाकार थे। 81 डेड पोएट्स सोसाइटी की फिल्मांकन के दौरान उन्होंने अपनी अगली फिल्म 1989 की कॉमेडी ड्रामा डैड के लिए ऑडिशन दिया, जहां उन्होंने टेड डैनसन के बेटे और जैक लेमन के पोते की भूमिका निभाई। 13 हॉक की अगली फिल्म
1991 की व्हाइट फैंग ने उन्हें पहली प्रमुख भूमिका दिलाई। फिल्म जैक लंदन के इसी नाम के उपन्यास का एक रूपांतर ने हॉक को जैक कॉनरॉय के रूप में दिखाया, जो एक यूकोन सोने का शिकारी था, जो एक वुल्फरॉग जेड द्वारा अभिनीत से दोस्ती करता है। द ओरेगोनियन के अनुसार हॉक युवा जैक के रूप में अच्छा काम करता है। वह व्हाइट फैंग के लिए जैक के जुनून को वास्तविक बनाता है और इसे हास्यास्पद या अत्यधिक भावुक होने से बचाता है। 22 वह कीथ गॉर्डन की ए मिडनाइट क्लियर 1992 में दिखाई दिए। 23 पियर्स पॉल रीड की 1974 की नॉनफिक्शन किताब से रूपांतरित उत्तरजीविता ड्रामा अलाइव 1993 में हॉक ने नांडो पर्राडो का किरदार निभाया, जो उरुग्वे वायुसेना की उड़ान 571 के बचे लोगों में से एक था, जो एंडीज में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। 24 1990 का दशक, रियलिटी बाइट्स और बिफोर सनराइज। हॉक की अगली भूमिका जेनरेशन एक्स ड्रामा रियलिटी बाइट्स 1994 में थी, जिसमें उन्होंने ट्रॉय डायर का किरदार निभाया था, जो एक आलसी व्यक्ति है जो अपनी प्रेमिका विनोना राइडर द्वारा अभिनीत की महत्वाकांक्षाओं का मजाक उड़ाता है। फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने हॉक के प्रदर्शन को विश्वसनीय और उल्लेखनीय कहा। हॉक ने असभ्य ट्रॉय के रूप में सभी सही नोट्स को पकड़ लिया है, और यह इतना विश्वसनीय है कि यह ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने अलाइव और डेड पोएट सोसाइटी जैसी अलग अलग फिल्मों में काफी अलग अलग किरदारों को समान रूप से अच्छी तरह से निभाया है। 25 न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, श्री हॉक का सूक्ष्म और मजबूत प्रदर्शन यह स्पष्ट करता है कि ट्रॉय चीजों को बहुत गहराई से महसूस करता है और असफलता का जोखिम नहीं उठाता। फिल्म एक युवा अमेरिकी व्यक्ति हॉक और एक युवा फ्रांसीसी महिला जूली डेल्पी पर आधारित है, जो एक ट्रेन में मिलते हैं और वेना में उतरते हैं, रात भर शहर की खोज करते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। 27 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल ने हॉक और डेल्पी के अभिनय की प्रशंसा की। वे इतनी विनम्रता और सरलता से बातचीत करते हैं कि आपको यकीन हो जाता है कि उन्होंने संवाद लिखने में मदद की है। ऐसा लगता है कि उनमें से प्रत्येक ने अपने प्रदर्शन में कुछ व्यक्तिगत दाव पर लगाया है। 28 अभिनय से दूर, हॉक ने 1994 के गीत स्टे आई मिस्ड यू के लिए संगीत वीडियो का निर्देशन किया, जो गायक गीतकार लिसा लोएब का था, जो उस समय हॉक की थिएटर कंपनी की सदस्य थीं। 29 स्पिन ने हॉक और लोएब के वीडियो को 1994 में अपने वीडियो ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया। 30 2012 के एक साक्षात्कार में हॉक ने कहा कि यह गीत, जिसे रियलिटी बाइट्स में शामिल किया गया था, संगीत के इतिहास में एक हस्ताक्षरित कलाकार द्वारा एकमात्र नंबर 1 लोकप्रिय गीत है। 31 भूरे बाल और दाढ़ी वाला एक कोकेशियाई पुरुष जो लाल शर्ट पहने हुए है। हॉक सितंबर 2007 में ऑस्टिन, टेक्सास में द हॉटेस्ट स्टेट के प्रीमियर पर। उन्होंने 1996 में अपना पहला उपन्यास द हॉटेस्ट स्टेट प्रकाशित किया, जो एक युवा अभिनेता और एक गायक के बीच प्रेम संबंध के बारे में था। हॉक ने उपन्यास के बारे में कहा, किताब लिखना कॉलेज छोड़ने और एक अभिनेता बनने से जुड़ा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा पूरा जीवन बिना कुछ किए बीत जाए, सिवाय संवादों को याद करने के। मैं कुछ और बनाने की कोशिश करना चाहता था। यह निश्चित रूप से मेरे द्वारा किया गया सबसे डरावना काम था, और यह मेरे द्वारा किए गए सबसे अच्छे कामों में से एक था। 14 पुस्तक को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। एंटरटेनमेंट वीकली ने कहा कि हॉक ने द हॉटेस्ट स्टेट में खुद को कठोर साहित्यिक जांच के लिए खोल दिया है। अगर हॉक गंभीर है, तो उसे कम उजागर स्थानों पर कुछ समय के लिए काम करना अच्छा लगेगा। 32 न्यूयॉर्क टाइम्स ने सोचा कि हॉक ने युवा और भ्रम से भरा होना कैसा होता है, यह दिखाने का एक अच्छा काम किया, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि द हॉटेस्ट स्टेट अंततः एक प्यारी प्रेम कहानी थी। 33 एंड्रयू निकोल की साइंस फिक्शन फिल्म गट्टाका 1997 में सबसे दिलचस्प स्क्रिप्ट में से एक। हॉक ने कहा कि उन्होंने कई सालों में पढ़ी थी,
34 उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो किसी अन्य व्यक्ति की पहचान ग्रहण करके आनुवंशिक रूप से परिपूर्ण मनुष्यों के समाज में घुसपैठ करता है। हालांकि गट्टाका बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। 21 इसने आलोचकों से आम तौर पर अनुकूल समीक्षा प्राप्त की। 35 फोर्ट वर्थ स्टार टेलीग्राम समीक्षक ने लिखा कि हॉक सहानुभूतिपूर्ण लेकिन नुकीले उपस्थिति पर निर्माण करते हुए, जिसने उनके बालाभिनेता दिनों से उनकी अच्छी सेवा की है, सबसे प्रभावशाली है। 36 1998 में हॉक ग्वेनेथ पाल्ट्रो और रॉबर्ट डी नीरो के साथ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में दिखाई दिए। 37 उसी वर्ष के दौरान हॉक ने न्यूटन गैंग की सच्ची कहानी पर आधारित द न्यूटन बॉयज पर फिर से लिंकलेटर के साथ सहयोग किया। 38 प्रत्येक फिल्म के लिए आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। 39 40 अगले वर्ष हॉक ने डेविड गुटरसन के इसी शीर्षक वाले उपन्यास पर आधारित स्नो फॉलिंग ऑन सीडर में अभिनय किया। 41 प्रशांत नॉर्थवेस्ट में सेट और एक यूरोपीय अमेरिकी पुरुष और जापानी अमेरिकी महिला के बीच प्रेम संबंध को दर्शाने वाली इस फिल्म को उत्साहहीन स्वागत मिला। 42 एंटरटेनमेंट वीकली ने नोट किया, हॉक ने खुद को इतनी अंधेरी गांठ में जकड़ लिया है कि हमें कोई अंदाजा नहीं है कि इश्माइल कौन है या वह ऐसा क्यों करता है। 43 2000 का दशक, ट्रेनिंग डे और बिफोर सनसेट। एथन ग्रीन हॉक, जन्म 6 नवंबर 1970, एक अमेरिकी अभिनेता, लेखक और फिल्म निर्देशक है। डेड पोएट्स सोसाइटी 1989 में एक सफल प्रदर्शन करने से पहले उन्होंने एक्सप्लोरर्स 1985 में अपनी फिल्मी शुरुआत की। हॉक ने 1995 से 2013 तक रिचर्ड लिंकलेटर की बिफोर ट्रिलॉजी में जूली डेल्पी के साथ अभिनय किया। हॉक को ट्रेनिंग डे 2001 और बॉयहुड 2014 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए 2 नामांकन मिले और बिफोर सनसेट 2004 और बिफोर मिडनाइट 2013 के सहलेखन के लिए सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए 2 नामांकन मिले। अन्य उल्लेखनीय भूमिकाओं में रियलिटी बाइट्स 1994, गट्टाका 1997, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस 1998, बिफोर द डेविल नोज यू आर डेड 2007, मैगीज प्लान 2015, फर्स्ट रिफॉर्म्ड 2017, द ब्लैक फोन 2021 और द नॉर्थमैन 2022 शामिल है। हॉक ने कथात्मक फिल्में चेल्सी वॉल्स 2001, द हॉटेस्ट स्टेट 2006 और ब्लेज 2018 के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री सी मोर एन इंट्रोडक्शन 2014 का निर्देशन किया। उन्होंने शोटाइम सीमित श्रृंखला द गुड लॉर्ड बर्ड 2020 में जॉन ब्राउन के रूप में सहलेखन और अभिनय किया और HBO मैक्स डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला द लास्ट मूवी स्टार्स 2022 का निर्देशन किया। उन्होंने मार्वल टेलीविजन मिनीसीरीज मून नाइट 2022 में आर्थर हैरो के रूप में अभिनय किया। अपनी फिल्मी दुनिया के अलावा हॉक कई थिएटर प्रस्तुतियों में भी नजर आए हैं। उन्होंने 1992 में एंटोन चेखव की द सीगल में ब्रॉडवे पर अपनी शुरुआत की और 2007 में टॉम स्टॉपर्ट की द कोस्ट ऑफ यूटोपिया में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें टोनी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेता के लिए नामांकित किया गया। 2010 में हॉक ने सैम शेपर्ड की ए लाई ऑफ द माइंड का निर्देशन किया, जिसके लिए उन्हें एक नाटक के उत्कृष्ट निर्देशक के लिए ड्रामा डेस्क अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 2018 में उन्होंने सैम शेपर्ड के नाटक ट्रू वेस्ट के राउंड अबाउट थिएटर कंपनी के पुनरुद्धार में अभिनय किया। उन्हें कुल 4 अकादमी पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 1 टोनी पुरस्कार सहित कई नामांकन प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक जीवन। हॉक का जन्म 6 नवंबर 1970 को हुआ था। 1-2 उनके पिता जेम्स हॉक थे, जो एक बीमा एक्चुरी थे, और उनकी तत्कालीन पत्नी लेस्ली नी ग्रीन, जो एक चैरिटी कार्यकर्ता थीं। 3-4 हॉक के माता-पिता टेक्सास के फोर्ट वर्थ में हाई स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे के साथ थे और उन्होंने युवावस्था में ही विवाह कर लिया था, जब हॉक की मां 17 वर्ष की थीं। 5 हॉक का जन्म 1 साल बाद हुआ था।
हॉक के माता पिता दोनों ही उनके जन्म के समय ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्र थे। वे अलग हो गए और बाद में 1974 में उनका तलाक हो गया जब वे 4 साल के थे। 3-6 अलग होने के बाद हॉक का पालन पोषण उनकी मां ने किया। न्यूयॉर्क शहर में बसने से पहले दोनों कई बार स्थानांतरित हुए, जहां हॉक ने ब्रुकलिन हाइट्स में पैकर कॉलेजिएट इंस्टीट्यूट में भाग लिया। 7 जब हॉक 10 वर्ष के थे तब उनकी मां ने दोबारा शादी कर ली और परिवार वेस्ट विंडसर टाउनशिप, न्यू जर्सी चला गया। 8 वहां हॉक ने पब्लिक वेस्ट विंडसर प्लेन्सबोरो हाई स्कूल, जिसका नाम बदलकर 1997 में वेस्ट विंडसर प्लेन्सबोरो हाई स्कूल साउथ कर दिया गया में भाग लिया। 6-7 बाद में उन्होंने हुन स्कूल ऑफ प्रिंसटन में स्थानांतरित कर दिया, जो एक माध्यमिक बोर्डिंग स्कूल था। 9 जहां से उन्होंने 1988 में स्नातक किया। 10 हाई स्कूल में हॉक एक लेखक बनने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन अभिनय में उनकी रुचि विकसित हुई। उन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के सेंट जॉन के मैककार्टर थिएटर के एक प्रोडक्शन में 13 साल की उम्र में अपना स्टेज डेब्यू किया। 7-11 उन्होंने वेस्ट विंडसर प्लेन्सबोरो हाई स्कूल के मीट मी इन सेंट लुइस और यू कांट टेक इट विद यू के प्रोडक्शंस में भी प्रदर्शन किया। 12 हुन स्कूल में उन्होंने प्रिंसटन परिसर में स्थित मैककार्टर थिएटर में अभिनय की कक्षाएं लीं। 12 हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने पिट्सबर्ग में कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय में अभिनय का अध्ययन किया। डेड पोएट्स सोसाइटी 1989 में कास्ट होने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 13 उन्होंने 2 साल के लिए न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के अंग्रेजी कार्यक्रम में दाखिला लिया। आजीविका 1980 का दशक, प्रारंभिक वर्ष और डेड पोएट्स सोसाइटी। हॉक ने 14 साल की उम्र में अपनी पहली कास्टिंग कॉल में भाग लेने के लिए अपनी मां की अनुमति प्राप्त की। 14 और जो डाटे की एक्सप्लोरर्स 1985 में अपनी पहली फिल्म भूमिका हासिल की, जिसमें उन्होंने रिवर फीनिक्स के साथ एक एलियन जुनूनी स्कूली लड़के की भूमिका निभाई। 15 फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की गई। 16 लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन खराब रहा। इस असफलता के कारण हॉक ने फिल्म की रिलीज के बाद कुछ समय के लिए अभिनय छोड़ दिया। 13 हॉक ने बाद में निराशा को इतनी कम उम्र में सहन करना मुश्किल बताया। उन्होंने कहा, मैं कभी भी किसी बच्चे को अभिनय करने की सलाह नहीं दूंगा। 13 1989 में हॉक ने पीटर वियर की डेड पोएट्स सोसाइटी में अपनी सफल उपस्थिति दर्ज की, जिसमें उन्होंने रॉबिन विलियम्स द्वारा करिश्माई अंग्रेजी शिक्षक के रूप में पढ़ाए गए छात्रों में से एक की भूमिका निभाई। 6 वैरायटी समीक्षक ने कहा, हॉक दर्दनाक रूप से शर्मीले टॉड के रूप में एक शानदार प्रदर्शन देता है। 17 फिल्म को काफी प्रशंसा मिली। 18 जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन जीता। 19-20 दुनिया भर में $235 मिलियन की आय के साथ यह हॉक की अब तक की सबसे व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म बनी हुई है। 21 हॉक ने बाद में फिल्म की सफलता के परिणामस्वरूप उन्हें दिए गए अवसरों का वर्णन अभिनय जारी रखने के उनके निर्णय के लिए महत्वपूर्ण बताया। मैं अभिनेता नहीं बनना चाहता था और मैं कॉलेज वापस चला गया, लेकिन फिर फिल्म की सफलता इतनी शानदार थी कि मुझे ऐसी दिलचस्प फिल्मों में काम करने और ऐसी दिलचस्प जगहों पर काम करने के प्रस्ताव मिलने लगे और मुझे कुछ और करने का विचार मूर्खतापूर्ण लगा। हॉक न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन पड़ोस बोरूम हिल में रहते हैं, 177 और कनारा के नोवा स्कोटिया में एक छोटे से द्वीप के मालिक है, 178 जहां वे कभी कभी गर्मियों के दौरान रहते हैं। 179 वे अपने पिता की ओर से टेनेसी विलियम्स के दूसरे चचेरे भाई हैं। 4 180 हॉक के नाना हॉवर्ड लेमुएल ग्रीन ने टेक्सास विधानमंडल 1957 से 67 में 5 कार्यकालों की सेवा की। 1967 से 1975 तक टेक्सास में निर्वाचित टारेंट काउंटी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और एक मामूली लीग बेसबॉल आयुक्त भी थे। 181 182 अपने कुंवारे दिनों के दौरान
हॉक ने किम तन्नाहिल को डेट किया, जो एक नानी थी जो ब्रूस विलिस और डेमी मूर के लिए काम करती थी। 183 परिवार। कोकेशियाई महिला के बाल सुनहरे हैं और वह हल्के नीले रंग की पोशाक पहनती है। कोकेशियाई पुरुष के बाल काले और चिकने हैं तथा उसकी दाढ़ी और मूंछें छोटी है। वह ग्रे रंग का सूट और काली टाई और सफेद शर्ट पहने हुए है। 2009 वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हॉक अपनी पत्नी रयान के साथ। 1 मई 1998 को हॉक ने अभिनेत्री उमा थुरमन से शादी की। 184 जिनसे उनकी मुलाकात 1996 में गट्टाका के सेट पर हुई थी। 185 उनके 2 बच्चे हैं, माया जन्म 1998 और लेवोन जन्म 2002। 186 187 हॉक की बेवफाई के आरोपों के बीच 2003 में यह जोड़ा अलग हो गया। 188 और अगले साल तलाक के लिए अर्जी दी। 14 अगस्त 2005 में तलाक को अंतिम रूप दिया गया। 189 2008 में हॉक ने रयान शहुजे से शादी की। 190 191 जिन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातक होने से पहले कुछ समय के लिए उनके और थुरमन के बच्चों के लिए नानी के रूप में काम किया था। 191 192 अपने रिश्ते के बारे में अटकलों को खारिज करते हुए हॉक ने कहा, मेरी पहली शादी कई दबावों के कारण टूट गई, जिनमें से कोई भी रयान से दूर से जुड़ा नहीं था। 192 उनकी 2 बेटियां हैं, क्लेमेंटाइन और इंडियाना। 193 194 मान्यताएं। हॉक खुद को नारीवादी मानते हैं और उन्होंने फिल्म व्यवसाय के लड़कों का क्लब होने की आलोचना की है। 195 196 उन्होंने कॉलिन कैपर्निक और व्यक्तिगत अधिकारों के समर्थन में भी बात की है। 197 हॉक एक एपिस्कोपेलियन है। उन्होंने स्टीफन कोलबर्ट के साथ द लेट शो में मजाक में कहा, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि हम कैथोलिक बनना चाहते हैं। हम बस कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते थे और हम तलाक लेना चाहते थे। 198 हॉक ने वाइल्डकैट का निर्देशन किया, जो एक कट्टर कैथोलिक फ्लैनरी ओकॉनर के बारे में एक बायोपिक थी, जिसमें उनकी बेटी माया ने अभिनय किया था। 199 परोपकार। हॉक ने न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की यंग लॉयंस कमेटी के सहाध्यक्ष के रूप में काम किया है, जो न्यूयॉर्क के प्रमुख परोपकारी बोर्डों में से एक है। 2001 में हॉक ने यंग लॉयंस फिक्शन अवार्ड की सहस्थापना की, जो 35 साल से कम उम्र के लेखकों द्वारा कथा साहित्य में उपलब्धियों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। 201 202 नवंबर 2010 में उन्हें न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा लाइब्रेरी लायन के रूप में सम्मानित किया गया। 203 मई 2016 में हॉक लाइब्रेरी के न्यासी बोर्ड में शामिल हुए। 204 राजनीतिक दृष्टिकोण। हॉक डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करते हैं। 205 और उन्होंने 2000, 2004, 2008 और 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए क्रमशः बिल ब्रैडली, जॉन केरी, बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन का समर्थन किया। 206, 207, 208, 209 वह समलैंगिक अधिकारों के भी समर्थक है। मार्च 2011 में उन्होंने और उनकी पत्नी ने न्यूयॉर्क में समलिंग विवाह का समर्थन करते हुए एक वीडियो जारी किया। 210 अक्टूबर 2012 में एक साक्षात्कार में हॉक ने कहा कि वह राजनीति के बजाय महान कला को पसंद करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता यह दर्शाती है कि उन्हें राजनीति की कितनी कम परवाह है। मैं हमारी पीढ़ी के उन पहले लोगों के बारे में सोचता हूं जिन्होंने महान कला की है। मैं माइकल चैबन को एक बेहतरीन किताब लिखते हुए देखता हूं। जब मैं पिछले साल फिलिप सीमोर हॉफमैन को डेथ ऑफ ए सेल्समैन करते हुए देखता हूं, तो मैं अपनी पीढ़ी के लोगों को अपने काम में पूरी तरह से साकार होते हुए देखता हूं और मुझे यह वाकई रोमांचक लगता है। लेकिन राजनीति, मुझे नहीं पता। पॉल रयान निश्चित रूप से मेरे आदमी नहीं है। 31 हॉक डोनाल्ड ट्रंप के आलोचक थे।
उन्होंने उनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नारे और हिलेरी क्लिंटन को जेल में डालने की धमकी के लिए उनकी आलोचना की थी। 211 हॉक के अनुसार उनके परिवार के सदस्यों ने ट्रंप को वोट दिया था। 212 हॉक ने थिएटर को अपना पहला प्यार बताया है। 142 एक ऐसी जगह जहां वह अधिक रचनात्मक होने के लिए स्वतंत्र है। 143 हॉक ने 1992 में मैनहट्टन के लिसेयम थिएटर में एंटोन चेखव के द सीगल में नाटककार कॉन्स्टेंटिन ट्रेपलेव की भूमिका निभाते हुए ब्रॉडवे की शुरुआत की। 144 अगले वर्ष हॉक मैनहट्टन थिएटर कंपनी मालापार्ट के सहसंस्थापक और कलात्मक निदेशक थे, जो 2000 तक जीवित रही। 145 न्यूयॉर्क के मंच के बाहर हॉक ने 1995 में शिकागो के स्टेपेनवुल्फ थिएटर में गैरी सिनिस द्वारा निर्देशित सैम शेपर्ड के ब्यूरीड चाइल्ड के निर्माण में उपस्थिति दर्ज कराई। 146 हॉक ने जैक ओब्रायन के 2003 के हेनरी फोर के निर्माण में हेनरी पर्सी हॉटस्पर की भूमिका निभाते हुए ब्रॉडवे में वापसी की। 148 न्यूयॉर्क पत्रिका ने लिखा, एथन हॉक का हॉटस्पर एक सम्मोहक उत्साही रचना है। 148 द न्यूयॉर्क टाइम्स के बेन ब्रेंटली ने बताया कि हॉटस्पर की हॉक की व्याख्या कुछ स्वादों के लिए बहुत समकालीन हो सकती है, लेकिन उसे गुस्से में और भड़कते हुए देखना बहुत मजेदार था। 149 2005 में हॉक ने डेविड रबे की डार्क कॉमेडी हर्लीबर्ली के ऑफ ब्रॉडवे पुनरुद्धार में अभिनय किया। 150 न्यूयॉर्क टाइम्स के आलोचक ब्रेंटली ने केंद्रीय चरित्र एडी के रूप में हॉक के प्रदर्शन की प्रशंसा की। 151 हल्के भूरे बाल और हल्के भूरे ठूंठ वाला एक कोकेशियान पुरुष बाईं ओर मुंह करके खड़ा है। उसने सफेद लंबी आस्तीन वाली शर्ट पहनी हुई है और एक काला माइक्रोफोन पकड़े हुए है। हॉक 2008 में व्हाट डजंट किल यू की स्क्रीनिंग के दौरान नवंबर 2006 से मई 2007 तक हॉक ने टॉम स्टॉपर्ट के त्रयी नाटक द कोस्ट ऑफ यूटोपिया में मिखाइल बाकुनिन के रूप में अभिनय किया, जो न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर थिएटर में 8 घंटे लंबा प्रोडक्शन था। 152 लॉस एंजल्स टाइम्स ने बाकुनिन पर हॉक के विचार की सराहना करते हुए लिखा, एथन हॉक बाकुनिन के रूप में अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, जो एक प्रसिद्ध अराजकतावादी बनने की राह पर एक अजीब तरह से आकर्षक उत्साही व्यक्ति है। 153 इस प्रदर्शन के लिए हॉक को नाटक में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेता के लिए अपना पहला टोनी पुरस्कार नामांकन मिला। 154 नवंबर 2007 में उन्होंने कलाकार संचालित ऑफ ब्रॉडवे कंपनी द न्यू ग्रुप के लिए जोनाथन मार्क शेरमैन के 2 अभिनय नाटक थिंग्स वी वांट का निर्देशन। न्यूयॉर्क पत्रिका ने हॉक के संयमी निर्देशन की प्रशंसा की, विशेष रूप से एक प्रतिभाशाली कलाकार को नाटकीयता से दूर ले जाने की उनकी क्षमता की। 155 अगले वर्ष हॉक को थिएटर के प्रति उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के लिए माइकल मेंडेलसन पुरस्कार मिला। 156 अपने स्वीकृति भाषण में हॉक ने कहा, मुझे नहीं पता कि वे मुझे क्यों सम्मानित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे मुझे सम्मानित करने का असली कारण थिएटर कंपनी के लिए धन जुटाने में मदद करना है। जब भी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है, तो सबसे पहली चीज जो जाती है वह है लोगों का दान, और लोगों द्वारा दी जाने वाली चीजों की सूची में सबसे आखिरी चीज है कला, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह आवश्यक नहीं है। मुझे लगता है कि मैं लोगों को यह याद दिलाने के लिए यहां हूं कि कलाएं एक देश के रूप में हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। 156 2009 में हॉक ब्रिटिश निर्देशक सैम मेंडेस के तहत 2 नाटकों में दिखाई दिए, चेखव के द चेरी ऑर्चर्ड में ट्रोफिमोव के रूप में और शेक्सपियर के द विंटर टेल में ऑटोलिकस के रूप में। 157 ब्रिज प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में न्यूयॉर्क में लॉन्च किए गए 2 प्रोडक्शन 6 देशों में 8 महीने के दौरे पर गए। 157 द चेरी ऑर्चर्ड ने न्यूयॉर्क डेली न्यूज से मिश्रित समीक्षा जीती, जिसमें लिखा था, एथन हॉक महंगी छात्र ट्रोफिमोव की छवि में फिट बैठता है, लेकिन कोई चाहता है कि वह अपने गले में बारहमासी मेंढक के साथ बात न करे। 158
द विंटर टेल में हॉक के प्रदर्शन को बेहतर तरीके से प्राप्त किया गया था। 159 उन्हें एक नाटक में उत्कृष्ट फीचर्ड अभिनेता के लिए ड्रामा डेस्क पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। 160 जनवरी 2010 में हॉक ने न्यूयॉर्क के मंच पर सैम शेपर्ड द्वारा अपने दूसरे नाटक ए लाई ऑफ द माइंड का निर्देशन किया। 161 यह 1985 के प्रीमियर के बाद से नाटक का पहला प्रमुख ऑफ ब्रॉडवे पुनरुद्धार था। 162 हॉक ने कहा कि वह नाटक के वास्तविकता की प्रकृति पर विचार, 163 और इसके हास्य और रहस्यवाद के अजीब मेल से आकर्षित हुए थे। 162 द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए अपनी समीक्षा में बेन ब्रेंटली ने उत्पादन की डरावनी, शानदार स्पष्टता का उल्लेख किया और हॉक की एक ऐसा प्रदर्शन करने के लिए प्रशंसा की जिसका सटीक अभिनय के पारखी आने वाले वर्षों तक आनंद लेंगे। 164 एंटरटेनमेंट वीकली ने टिप्पणी की कि हालांकि ए लाई ऑफ द माइंड अपने अंतिम चरणों में थोड़ा डगमगाता है। 165 इस प्रोडक्शन ने 5 ल्यूसिल लॉटेल पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए जिसमें उत्कृष्ट पुनरुद्धार शामिल है। 166 और हॉक को एक नाटक के उत्कृष्ट निर्देशक के लिए ड्रामा डेस्क पुरस्कार नामांकन मिला। 167 हॉक ने अगली बार दिसंबर 2010 से फरवरी 2011 तक टॉमी नोहिली के ब्लड फ्रॉम ए स्टोन के ऑफ ब्रॉडवे प्रीमियर में अभिनय किया। नाटक आलोचनात्मक रूप से सफल नहीं रहा। 168 लेकिन हॉक के केंद्रीय चरित्र ट्रेविस के चित्रण ने सकारात्मक प्रतिक्रिया अर्जित की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि वह ट्रेविस के सतर्क इस्तीफे के आवरण के नीचे दबी संवेदनशीलता को संप्रेषित करने में उल्लेखनीय रूप से अच्छा था। 169 न्यूयॉर्क पोस्ट के एक योगदानकर्ता ने नोट किया कि यह हॉक का वर्षों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 170 हॉक ने ब्लड फ्रॉम ए स्टोन में अपनी भूमिका के लिए ओबी पुरस्कार जीता। 171 अगले वर्ष हॉक ने क्लासिक स्टेज कंपनी में चेखव के इवानोव। 173 उस वर्ष बाद में उन्होंने लिंकन सेंटर थिएटर में मैकबेथ के ब्रॉडवे प्रोडक्शन में शीर्षक भूमिका निभाई, लेकिन उनका प्रदर्शन आलोचकों को जीतने में विफल रहा। न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक आकर्षक उत्पादन में असामयिक संयम दिखाने के लिए इसे निराशाजनक कहा। 174 2019 में हॉक सैम शेपर्ड के ट्रू वेस्ट के पुनरुद्धार में ब्रॉडवे पर लौटे, जिसमें पॉल डानो सहकलाकार थे। शो को आलोचकों की प्रशंसा मिली। इसे द न्यूयॉर्क टाइम्स से क्रिटिक्स पिक प्राप्त हुआ। 175 शो के पूर्वावलोकन 27 दिसंबर 2018 को शुरू हुए और आधिकारिक तौर पर 24 जनवरी 2019 को खुले, 17 मार्च 2019 को बंद हुए। 176 हॉक लेबिरिंथ थिएटर कंपनी के सदस्य है। तो दोस्तों ये यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है और रिलीजिंग डेट इसकी 17 अक्टूबर 2025 रखी गई है। यूनाइटेड स्टेट और इंडिया में रिलीजिंग डेट यही है और इसका हिंदी, इंग्लिश ट्रेलर, तमिल, तेलुगु सारा एक तरह से जो ट्रेलर है वो आउट कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बाकी मैंने पूरी डिटेल इसकी बता दी है और जैसे और कोई इसका फाइनल टीजर ट्रेलर जो आउट होता है उसके बारे में मैं अपडेट देता रहूँगा। तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक अपडेट पहुँचती रहे। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।